भारतीय संगीत की दुनिया में ए आर रहमान वो नाम है कि जिनका नाम लेने से पहले लोग दो बार तीन बार, जो म्यूजिक वाले हैं, दो तीन बार कान छूते हैं। किस बात का रोना रो रहे हैं? वो देश जिसने इनको इज्जत से नवाजा, जो आज भी इस देश में मां तुझे सलाम कहीं बजना शुरू हो जाए लोग खड़े हो जाते हैं। और जब ये आदमी 2000 करोड़ का हो गया तब अब इसको ये लग रहा है कि नहीं, ये म्यूजिक इंडस्ट्री, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है कॉमनल हो रही है। पैसे के आगे आपने अपने धर्म, अपने मजहब को साइड कर दिया। वो तो ये बोल रहा है कि ये तो देश कॉमनल हो गया। आपको इस देश ने इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना पैसा, इतना नाम दिया और आप ये लौटा रहे हैं। रहमान बेईमान हो गए। जी हां, ये कुछ ऐसा ही कहा है देश के वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। एक टेलीविजन डिबेट में थे और ए आर रहमान पर बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल रहमान बेईमान हो गया है और रहमान बेईमानी कर रहा है। आखिर ए आर रहमान इतना रो क्यों रहे हैं? किस बात का रोना रो रहे हैं? वो देश जिसने इनको इज्जत से नवाजा, जो आज भी इस देश में जनगण मन और वंदे मातरम के बाद अगर मां तुझे सलाम कहीं बजना शुरू हो जाए लोग खड़े हो जाते हैं। इन्हीं का लिखा हुआ है, इन्होंने गाया है। बावजूद इसके ए आर रहमान कह रहे हैं कि देश कॉमनल हो गया है। पिछले 10-8 साल से जो है बॉलीवुड कॉमनल हो गया है। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सिस्टम चला गया, मुझे काम कम मिल रहा है। ए आर रहमान को काम कम मिल रहा है, इसीलिए बॉलीवुड कॉमनल हो गया है। इसीलिए ए आर रहमान जैसे लोगों से अब पूछा जाना चाहिए कि रहमान कभी वफादार थे कि नहीं थे। इसीलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि रहमान तो बेईमान हो गया है, रहमान बेईमानी कर रहा है। भारतीय संगीत की दुनिया में ए आर रहमान वो नाम है कि जिनका नाम लेने से पहले लोग दो बार तीन बार, जो म्यूजिक वाले हैं, दो तीन बार कान छूते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है कि अपने गुरु का नाम लें, जब जो जिनसे गाना सीख रहे हो, संगीत सीख रहे हो या फिर डांस सीख रहे हो, वो उस्ताद है आपका, तो जरा इज्जत से नाम लीजिए। लेकिन ए आर रहमान ने कुछ ऐसा किया, वो जो मैंने कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाली कहानी, ऐसी छोटी हरकत कर दी इस आदमी ने कि एकदम अपना इज्जत इस आदमी ने खुद मटिया मेट कर लिया। ए आर रहमान ने एक इंटरव्यू जो बीबीसी को दे रहे थे, और उस इंटरव्यू पर भी आएंगे कि उसमें क्या कहा। उस इंटरव्यू में बोलते हुए कह रहे हैं कि 8 साल से हिंदी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, कॉमनल हो गया है, इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता आ गई है और इसीलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। ए आर रहमान ये तब कह रहे हैं जब खुद ही कह रहे हैं कि छावा में मैंने म्यूजिक दिया, और खुद ही ये भी बोल रहे हैं कि छावा कॉमनल फिल्म थी। अरे भाई, छावा जब कॉमनल फिल्म थी तो पैसा ज्यादा प्रेमी था आपका, पैसे से ज्यादा प्रेम था। आपको कॉमनल लग रहा था छावा, आपको छोड़ देनी चाहिए थी। आपने पैसा भी ले लिया और उसको कॉमनल भी बता दिया, यानी पैसे के आगे आपने अपने धर्म, अपने मजहब को साइड कर दिया। जिस बात का ज्ञान आप दे रहे हैं, जो इशारा आप कर रहे हैं कि भाई मैं मुसलमान हूं, मेरा इस्लाम से नाता है, इसलिए लोग मुझे फिल्म नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में फिल्म इंडस्ट्री जो है कॉमनल हो गई है। तो जब कॉमनल हो गई है तो वैसी कॉमनल फिल्म आपने की क्यों? पैसा अच्छा लगता है रहमान साहब, और उसके लिए मजहब भी बुरा लग रहा होगा तो कर देंगे क्या? आप ही के डिबेट के अनुसार, आपके तर्क के अनुसार छावा कॉमनल थी तो फिल्म की क्यों भाई? पैसा क्यों लिया? अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं तो ए आर रहमान को बुरा लग रहा है। ए आर रहमान सफाई पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा देश है, मैं इस देश का हूं, देश मेरा है। India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression and celebrates multicultural voices. ए आर रहमान जैसे लोगों की एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये सब के सब देश के तो हैं ही नहीं। असल बात यही है, इनको अपने देश से कोई मतलब नहीं है, इस देश की कल्चर, इस देश के समाज से कोई मतलब नहीं है। इनका एक धर्म है पैसा।
और ये जैसे उस तरफ इनकी कमजोरी होती है, ये तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, वो जेब ही में रहता है इनके। तो किसी एक्टर की पत्नी कहती है कि मुझे तो इस देश में बड़ा डर लग रहा है, मैं इस देश में रहूं कि नहीं रहूं, मुझे तो लगता है कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं विदेश ही चली जाती हूं। एक्टर को रात में नींद नहीं आती है। ऐसे ऐसे एक्टर हैं, बाद में वो एक्टर अपनी पत्नी को ही छोड़ देता है, तलाक हो जाता है। अब ए आर रहमान कह रहे हैं कि बॉलीवुड कॉमनल हो गया है। ए आर रहमान को बॉलीवुड कॉमनल तब नहीं लगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, कि जब बॉलीवुड में गिन गिन के भाईजान दाऊद इब्राहिम पर दबा के फिल्में बन रही थी। इनको बॉलीवुड कॉमनल तब भी नहीं लगा जब गुलशन कुमार को सरेआम बॉलीवुड में हत्या कर दी गई। सबको पता था कि इसके पीछे दाऊद इब्राहिम गैंग है, डी गैंग है, लेकिन बॉलीवुड में बड़े लोगों ने कभी अपना मुंह ही नहीं खोला। ए आर रहमान जैसे लोग अपना मुंह सिले बैठे थे। इन लोगों को यह बात कभी बुरी नहीं लगी कि कैसे न्यू कमर्स आ रहे हैं और उनका करियर कुछ लोग खा जाते हैं। इनको ये बात कभी बुरी नहीं लगी। और जब ये आदमी 2000 करोड़ का हो गया, तब अब इसको ये लग रहा है कि नहीं, ये म्यूजिक इंडस्ट्री, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है कॉमनल हो रही है। दर्शकों, इस आदमी ने जिसको इंटरव्यू दिया है, ये पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है, समझिएगा। इसका नाम है हारून राशिद, और इसी को इंटरव्यू दिया। आपको लग रहा होगा कि इसी को इंटरव्यू क्यों दिया, या इंटरव्यू तो किसी को दे सकते हैं, या इसको दिया तो सवाल क्यों है। ए आर रहमान जैसे लोगों की दिक्कत यह है कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कह लें या वहां के कलाकारों के लिए अब एक तरह के दरवाजे बंद हैं। ए आर रहमान जैसे लोगों को यह भी बुरा लगता है कि अरे पाकिस्तान से कबूतर क्यों नहीं उड़ा रहे हैं आप, पाकिस्तानी एक्ट्रेस मुंबई में आकर के क्यों नहीं रह रहे, वहां के एक्टर एक्ट्रेस जो है यहाँ की फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं, वो साथ में आना जाना, शोर शराबा, प्यार मोहब्बत क्यों नहीं चल रहा है। भारत और पाकिस्तान का मरने दीजिए, होने दीजिए पहलगाम, इससे क्या होता है, इससे बॉलीवुड को क्यों फर्क पड़ना चाहिए। कला तो देश की बाउंड्री से अलग कहानी होती है। ए आर रहमान जैसों का दर्द ये भी है। और पाकिस्तान के किसी नागरिक के साथ आप बैठ के भारत की सिस्टम को कॉमनल बता रहे हो। इतनी तो शर्म, इतनी तो आंखों में पानी होनी चाहिए कि तुम्हारे गाए हुए गाने पर देश आज भी खड़ा होकर सम्मान दे रहा है, और तुमको इस बात को यह बताना है कि कॉमनल हो रहा है। सच यह है कि तुम्हारा म्यूजिक आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करता है। आज कहानी बहुत आगे चली गई है। तुमको कंपटीशन से डर लगने लगा है। एक दौर में ए आर रहमान साहब जब थे, अकेले ही थे, बहुत कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज के दौर में जब ए आर रहमान साहब को कंपटीशन मिल रहा है, या यूं कहें कि आज के दौर के जिंजी की नब्ज जब ए आर रहमान नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ऐसे में जब लोग इनको काम नहीं दे रहे हैं या इनको फोन नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब म्यूजिक बना दीजिए, तो इनको लग रहा है कि देश और बॉलीवुड कॉमनल हो रहा है। सच यह है कि 2015 के बाद भाई साहब का काम थोड़ा पुराना हो गया है, और इस पर काम करने के बजाय ये देश को ही कॉमनल बता रहे हैं। और इन सब का एक ही तरीका है, वो चाहे किसी एक्टर ने कहा हो या किसी ने कुछ और कहा हो, वो ये कि इस देश में आप पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। अकबर महान था, अकबर को महान रहने दीजिए। आप क्यों बतलाते हैं कि अकबर ने हजारों लोगों का कत्ल कर दिया। आप क्यों छावा जैसी फिल्में बनाते हैं जिसमें संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने ये बताते हैं कि मुगलिया शासन कितना क्रूर था, कैसे संभाजी की हत्या की गई, संभाजी महाराज को कैसे मारा गया। ये आपने फिल्मों में क्यों दिखाया। ये सच बताने की जरूरत क्या थी। ये सच इन जैसों को बुरा लग रहा है। तान्हाजी मालासुरों की कहानी इस देश को जानने की जरूरत क्या थी। ये चीज ए आर रहमान जैसों को बुरा लग रहा है कि देश उन चीजों, उस इतिहास पर बात कर रहा है जो इतिहास दबा दिया गया, छिपा दिया गया या दफना दिया गया। उस सच पर बात मत करिए, नहीं तो क्या है, देश कॉमनल हो गया, सिस्टम कॉमनल हो गया। एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, अजीत भारती। इनकी बहुत सारी बातों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये लिख रहे हैं कि इस देश में हिंदुओं ने तुम्हें सर पर बिठाया, इसी इंडस्ट्री के हिंदू निर्माताओं ने तुमसे संगीत लिया, पैसे दिए, सम्मान दिया, बीबीसी के इंटरव्यू में तुम मुल्ला बन बैठे। छावा इतनी विभाजनकारी थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो पैसे लेकर संगीत क्यों दिया। वहां तुम्हारा इस्लाम पैसे देखकर छुप गया। सत्य यह है कि ऐसे लोग केवल हिंदुओं के पैसे चाहते हैं। ये समय की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब आक्रमण किया जाए। जैसा कि मैं कहता आया हूं, मुसलमान केवल मुसलमान होता है, वह संगीतकार नहीं होता, एक्टर नहीं होता,
उपराष्ट्रपति नहीं होता, वो केवल मुसलमान होता है। उसका इस्लाम समय देखकर बाहर आ गया। ऐसे ए.आर. रहमान ने ऐसे लोगों को मौका दिया है बोलने का। आपको इस देश ने इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना पैसा, इतना नाम दिया और आप ये लौटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज अपने सच पर बात करने लगा है, क्योंकि देश अपने इतिहास पर बात करने लगा है। आपको चूंकि वो इतिहास अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको दबा देखना चाहते हैं, आप उसको छिपा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये देश कॉम्युनल हो रहा है। नहीं मेरे भाई, देश ने सच बोलना सीखा है। नहीं तो बताओ कि गुलशन कुमार की हत्या हो गई तब ए.आर. रहमान क्या कर रहे थे? इस देश में दाऊद इब्राहिम पर कितनी फिल्में बनी होंगी पता नहीं। उस पर ए.आर. रहमान ने क्या कभी कुछ कहा? जब दाऊद इब्राहिम डी गैंग के पैसे बॉलीवुड में लगते थे और एक्टर्स के घर जो है पैसे जाया करते थे, ये एक्टर एक्ट्रेस जो है डी कंपनी की पार्टियों में जाकर नाचा करते थे, तब बॉलीवुड बड़ा अच्छा था। उस समय बॉलीवुड बहुत सुंदर था। लेकिन अब बॉलीवुड चूंकि छावा में हम पैसा भी ले रहे हैं, म्यूजिक भी दे रहे हैं, अब बाद में कह रहे हैं कि कॉम्युनल फिल्म थी। ये जो ए.आर. रहमान आपको इतना मॉडरेट खुद को दिखाने की कोशिश करता है, ये आदमी, इससे बात करिए या इनकी जो भी इंटरव्यूज है सुनिए, ये आदमी ऐसे ही तो बात करता ऐसे ही बात करता है, इतनी ही आवाज निकलती कि बाप रे कितना सीधा आदमी है। लेकिन ये आदमी कितना कट्टर, कितना जिहादी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इनके अंदर कितना कट्टरपंथ बड़ा हुआ है और ये कितने मॉडरेट हैं ये समझ लीजिए। ये अपनी बेटी को, इनकी अपनी बेटी तो फुल हिजाब में घूमती हैं, बुरके में घूम रही हैं, और ये लोग भारत को मॉडरेट, भारत के कल्चर पर ज्ञान देते हैं कि भारत का कल्चर डाइवर्सिटी है, यहां की डाइवर्सिटी ही भारत की ताकत है, ज्ञान दे रहे ना भाई। लेकिन आप देखिए इस दौर में जब ए.आर. रहमान जैसा व्यक्ति जो 2000 करोड़ का हो गया इस देश में, जिसको इस देश ने तमाम इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा सब दिया, लोग नाम लेने से पहले जो लोग म्यूजिक करते हैं वो लोग ऐसे कान छूते होंगे, लेकिन क्या आप कान छुएंगे? नहीं छुएंगे, वो ए.आर. रहमान समझे। ये कितने मॉडरेट हैं कि अपने घर में इनकी खुद की लड़की हिजाब पहन के घूम रही है। मुझे हिजाब पहनने से आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर खुद को मॉडरेट मत बताओ, जो हो वो बताओ। हिजाब के साथ मॉडरेशन नहीं आती है मेरे भाई। ईरान में आज इस बुरके और इस हिजाब के खिलाफ क्रांति हो रही है कि हमको नहीं पहनना बुरका, और आप देश में कल्चर की बात कर रहे हो, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो, म्यूजिक की बात कर रहे हो कि म्यूजिक जो है कैसे डिफाइन करता है मल्टीकल्चरिज्म को। म्यूजिक दुनिया के दायरों को नहीं मानता है, बॉर्डर को नहीं मानता है, और तुम्हारे घर में ये तो हाल है इन जैसे लोगों का। और ये व्यक्ति डिफेंड भी करता है कि नहीं, हमारी बेटी का जो मन है वो पहनेगा या पहनेगी। बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट सोच की बात है कि कौन क्या पहनता है या नहीं पहनता है। लेकिन फिर रहमान साहब, आप देश को मल्टीकल्चरिज्म पर, डाइवर्सिटी पर, इस सब पर ज्ञान मत दीजिए। कोई जो लबादा ओढ़ के चल रहा है, लोग अपने आप समझ जा रहे हैं कि उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचता होगा, वो क्या करता होगा, उसकी अपनी समझ क्या होगी। आज से 2024 की रिपोर्ट है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि ए.आर. रहमान 1700 करोड़ से 2000 करोड़ के आदमी हो गए हैं। एक फिल्म में गाना देने का ये आदमी 3 से 5 करोड़ रुपया चार्ज करता है। इनके साथ ही बहुत सारे कलाकार हैं, अभिजीत भट्टाचार्य जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ए.आर. रहमान जैसे लोग तो न जाने कितनों की नौकरी खा गए। आज सैकड़ों म्यूजिशियंस जो हैं बॉलीवुड में घर पे पड़े हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। वो जिम्मेदार बतलाते हैं इस आदमी को, क्योंकि इस आदमी ने ये बताया कि हमको म्यूजिशियंस की जरूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट पर बैठने वाला नहीं चाहिए, हम सब लैपटॉप से कर लेते हैं। ये अभिजीत भट्टाचार्य कह रहे हैं एएनआई के इंटरव्यू में कि भाई जो लोग सैकड़ों लोगों का घर खा गए, वो लोग देश को अब ज्ञान दे रहे हैं। ये आदमी खुद कितना मॉडरेट है ये समझ लीजिए। बॉलीवुड की अदाकारा है कंगना रनौत कह रही हैं कि मैंने एक बार चाहा कि नरेट करूं अपनी फिल्म इमरजेंसी को ए.आर. रहमान साहब को,
इस आदमी ने मिलने तक का समय नहीं दिया, मिलने तक का समय नहीं दिया, नरेशन भूल जाइए। और इसीलिए कंगना रनौत कह रही हैं कि हमको पता है कि आप हेट से, नफरत से कितने अंधे हो चुके हैं। आप जैसे लोगों को हम जानते हैं। कंगना रनौत ने बकायदा पोस्ट किया है, ए.आर. रहमान 90 के दौर का, 90 से लेके 2000 तक के दौर में, वो जो कहते हैं नॉस्टैल्जिया, कि आप कई बार अपने बचपन में चले जाते हो। ए.आर. रहमान का संगीत सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। मैंने कहा आपसे, आपको भगत सिंह का वो गाना याद होगा, देश मेरे मेरी जान है तू। फिर स्वदेश का एक गाना है, ये जो देश है तेरा। ये गाने दिमाग से लेकर जहन तक बसे हुए हैं। लेकिन जब ये सुनते हैं कि हम जिस संगीतकार या गायक के गाने हम गुनगुना रहे हैं, वो तो ये बोल रहा है कि ये तो देश कॉम्युनल हो गया, 8-10 साल पहले कॉम्युनल हो गया देश। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया देश में? इस देश में 3 सबसे बड़े सुपरस्टार आज भी मुसलमान हैं, लेकिन देश कॉम्युनल हो गया। क्यों? क्योंकि हमको लोग नहीं पूछ रहे हैं। हम आउटडेटेड हो जाएं, हमारा काम पुराना हो जाए, हमारे काम में लोगों को नयापन न मिले, या लोग हमारे काम को ना पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए हम समाज को बुरा बता देंगे, देश को बुरा बता देंगे, सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि सबसे बड़े बाबा हम हैं, सबसे ज्यादा हमको आता है। ए.आर. रहमान ने माफीनामा जारी किया है कि नहीं, और लास्ट में वही इमोशनल वाला, जैसा मैंने आपसे कहा कि मां तुझे सलाम पर तो देश खड़ा होता है। आज भी क्रिकेट स्टेडियम्स में यही गाना बजता है। लेकिन ए.आर. रहमान ये जो कर रहे हैं, ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कुछ नहीं बोला तो मेरी पत्नी ने कहा कि ये देश में सब कुछ खराब हो गया। एक एक्टर है, पता है आपको, आजकल शांत है। वही हाल ए.आर. रहमान का है कि कुछ नहीं मिला तो धीरे से विक्टिम कार्ड खेल लिया। अरे भाई, इस देश में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, और बहुत अपेक्षा में जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कभी अपना विक्टिम कार्ड नहीं खोला। लेकिन ये 2-2, 4-4, 5-5 हजार करोड़ के लोग, कुछ नहीं होता है, धीरे से विक्टिम कार्ड खोल लेते हैं कि देखिए हमारा नाम मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमको काम नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब तो यही है रहमान साहब का। कुल मिलाकर रहमान जैसे लोगों को सिंपल है, जैसा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि रहमान बेईमान हो गया है, और बेईमानी का इलाज कुछ नहीं है। आपका ईमान जाने, आप जाने। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।